हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम पढ़ने वाले हैं लुसेंट सामान्य विज्ञान के बायोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस, जो प्रत्येक हाई लेवल के एग्जाम के लिए भी आपको पता है कितने इंपॉर्टेंट है। लुसेंट की बुक, साइंस की बुक और लुसेंट जीके की बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। ओके, तो चलो शुरुआत करते हैं आज के एक वीडियो की। शुरुआत करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो चलो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चंस की। बहुत ही अच्छे तरीके से आज अपन जो है क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, आज का आपका जो क्वेश्चंस है वो 152 नंबर से स्टार्ट है। इससे पहले वाले जितने भी क्वेश्चन हैं बायोलॉजी के वो अपन ने कर लिए, फिजिक्स अपन ने पूरी कंप्लीट कर ली। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। आज का आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी है। आपको बताना है सबसे ज़्यादा प्रभावी कौन कौन सा होता है। तो सबसे ज़्यादा होता है आपके नीला और लाल। कौन कौन सा होता है? नीला एंड लाल प्रकाश जो होता है वो सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। लेकिन आपको बताना सबसे कम प्रभावी कौन सा है। तो जो ग्रीन कलर का प्रकाश होता है, हरे कलर का जो प्रकाश होता है, वो प्रकाश संश्लेषण में सबसे कम प्रभावी साबित होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावी है। मैंने अभी आपको बता दिया सबसे अधिक प्रभावी कौन सा है, लाल और नीला। यानी लाल प्रकाश सबसे अधिक प्रभावी है, उसके बाद है नीला। ठीक है, और सबसे कम कौन सा है तो हो जाएगा ग्रीन। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है फोटोसिंथेसिस की, वो कहाँ पे होती है? न्यूक्लियस में, केंद्रक में होती है? नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती। इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा सी, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव यानी होती है, पूर्ण होती है। अगला क्वेश्चन है, आपको पता है दोस्तों जो लुसेंट बुक है वो कितनी इंपॉर्टेंट है और इसके जो क्वेश्चन है वो कितने इंपॉर्टेंट है, कितने महत्वपूर्ण हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो इसका अंतिम उत्पाद होता है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। ओके, और आपको पता है पेड़ पौधे सभी जीव जंतु जो हैं ऊर्जा कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है कि रात में होता है? आपको बताना प्रकाश संश्लेषण कब होता है। तो आपको पता है प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है सूर्य के प्रकाश की अति आवश्यकता होती है। सूर्य के प्रकाश की बहुत ही ज़्यादा जरूरत होती है। सूर्य के प्रकाश के बिना प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होगी केवल और केवल किस में होगी? दिन के अंदर ही संभव है, रात में कभी प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता। ओके, और आपको पता है वो सूर्य का प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, फोटोसिंथेसिस के लिए। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है। तो आप सभी को मैंने बताया है पहले वाले वीडियो में कि भाई साहब कोई भी जीव हो, जंतु हो, वो हमेशा श्वसन के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करता है? ऑक्सीजन यानी O2 का। लेकिन प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे जो होते हैं वो किसका प्रयोग करते हैं? CO2 का प्रयोग करते हैं। यानी CO2 को तो ग्रहण करते हैं, जबकि क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, तो इसी कारण अपन बोलते हैं तो पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो पेड़ वो क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के दौरान जब सूर्य का प्रकाश आता है तो CO2 को तो खींच लेंगे, यानी CO2 को अपने अंदर लेंगे और ऑक्सीजन को बाहर निकालेंगे। ओके, और यही क्रिया अगर पेड़ पौधे अगर शोषण करते हैं तो शोषण के अंदर वो O2 लेते हैं और CO2 निकालते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को हटाती है। यानी आपको बताना इनमें से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है चारों में से जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण को हटाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वातावरण से हटाती हैं या बाहर निकालती हैं, जो भी आप समझ सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपके जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा गैल्वेनीकरण, नहीं ये भी नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बैड दोस्तों। इसमें यहाँ प्रकाश संश्लेषण होना चाहिए। ठीक है, प्रकाश सम्मिलित नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण होता। कौन सी? यानी प्रकाश संश्लेषण में आपको पता है ना कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है पेड़ों द्वारा, ऑक्सीजन छोड़ी जाती है, तो अपने आप जो है कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा अपने आप कम हो जाएगी। तो यहाँ पर होगा प्रकाश संश्लेषण। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, गलती से गलत टाइप हो गया होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, प्रकाश संश्लेषण। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस कौन सी है? तो मैंने अभी आपको बताया
प्रकाश संश्लेषण के दौरान O2 निकलती है, यानी कि ऑक्सीजन निकलती है। और ग्रहण कौन सी की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन किसके विखंडन से आती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन निकलती हैं वो किसके विखंडन से आती हैं? तो आपको पता है वो किसके विखंडन से आती हैं? जल के विखंडन से आती है, यानी H2 से वो क्या आती हैं? ऑक्सीजन प्राप्त होती हैं। अगला क्वेश्चन है ये, और आपको पता है ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, कितने एग्जाम में पूछा गया है, और 2018 NDA जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, PCS में। ठीक है, तो आपको पता है ये क्लास आपके लिए कितनी जरूरी है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन जो है किस कारण विमोचित होती हैं? तो इसमें क्या होता है? प्रकाश का अपघटन, जल का प्रकाश अपघटन, यानी जल का जो है प्रकाश अपघटन होगा तभी ऑक्सीजन क्या होती है? विमोचित, यानी ऑक्सीजन हमें मिलती है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। जल का अपघटन यानी H2O का क्या होता है? अपघटन होता है, जिससे अपने को क्या मिलती है? O2 मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। अगला क्वेश्चन, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पति यानी पेड़ पौधे समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी हो जाएगी? तो आपको पता है कौन सी गैस की कमी हो जाएगी? ऑक्सीजन की भाई साहब क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। और कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, यानी कि ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। ओके दोस्तों, अगर अपने जो है वातावरण में पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो भाई साहब ऑक्सीजन कौन देंगे? ऑक्सीजन अपने यही देते हैं पेड़ पौधे, और कोई जीव जंतु ऑक्सीजन नहीं देता, तो ऑक्सीजन की अपने आप क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है उसके अंदर प्रकाश ऊर्जा को किस में बदला जाता है? तो आप सभी को पता होगा प्रकाश ऊर्जा जो है किस में बदलती हैं? इसके अंदर रासायनिक ऊर्जा में बदलती हैं, लेकिन रासायनिक ऊर्जा इसमें ऑप्शन नहीं है। कहाँ गड़बड़ी? ऑप्शन शायद गलत हो गया होगा। इसमें आपके जो है वो यहाँ पे सेकंड नंबर पे होगा, हास्य ऊर्जा नहीं है, ये होगा रासायनिक ऊर्जा। क्या होगा? रासायनिक ऊर्जा जो है बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा शायद, या सी होगा, रासायनिक ऊर्जा। यानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो प्रकाश ऊर्जा होती है वो किस में बदलती है? आप सभी को पता है इतनी तो, ठीक है, तो रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पौधों में खाद्यान्न का भंडारण यानी स्टार्च, खाद्यान्न का भंडारण स्टार्च तैयार करने के लिए मुख्यतः किया जाता है? कौन सा ऐसा है जिसका पौधों में खाद्यान्न का भंडारण के लिए मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो CO2 प्लस क्या चाहिए? H2O की आवश्यकता होती है, और सूर्य का जो प्रकाश होता है उसकी भी आवश्यकता होती है। तो इसी कारण पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस के स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है। फोटोसिंथेसिस के स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण कौन से साइकिल में होता है, कौन से चक्र में होता है? तो हो जाएगा केल्विन साइकिल के अंदर जो है वो ग्लूकोज का निर्माण होता है। फोटोसिंथेसिस के अनेक चक्र है, तो उसके अंदर केल्विन साइकिल में जो है वो आपके ग्लूकोज का निर्माण होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनल पौधों में CO2, H2O और ऊर्जा में पाइरूवेट के व्यवधान को पोषित करता है? कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है पौधों के अंदर जो क्या करता है? CO2 और H2O और ऊर्जा को पाइरूवेट के व्यवधान में पोषित करता है। तो इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो सब ये जो है काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किसके द्वारा ऊर्जा प्रकाश प्रतिक्रिया से अंधकार प्रतिक्रिया में स्थानांतरित होती है? प्रकाश ऊर्जा अंधकार ऊर्जा में मतलब किस द्वारा रूपांतरित होती है? तो ये होगा ATP के द्वारा। किसके द्वारा होती है? ATP के द्वारा प्रकाश ऊर्जा प्रतिक्रिया से अंधकार प्रतिक्रिया में स्थानांतरित होती है। तो इसका हो जाएगा ATP, सही हो जाएगा। ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट ATP का पूरा नाम होता है। आपको पता है मनुष्य के अंदर भी जो ऊर्जा रहती है वो ATP के रूप में ही रहती है। पौधे की पत्तियों से पानी का वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा आपके पौधे की पत्तियां होती है ना, आपको पता है पत्तियों के अंदर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें रंध्र बोला जाता है, और उनकी वजह से पानी की हानि को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं ट्रांसप्रेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसप्रेशन, या कहते हैं वाष्पो उत्सर्जन। ओके,
ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन बोला जाता है इसको। पौधों का स्थिर होना की वजह से होता है, पौधों का स्थिर होना की वजह से होता है। पौधों का स्थिर किसके कारण होता है? जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया यानी जल का पत्तियों से निकलना, ठीक है, ये कौन सी क्रिया? स्थिर होने की वजह से होता है, वाष्पोत्सर्जन की वजह से ये सब होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है? वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन जिम्मेदार होता है? वाष्पोत्सर्जन के लिए मैंने आपको बताया, जो पौधा होता है और पत्तियां होती हैं ना, पत्तियों के अंदर छोटे छोटे से छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें रंध्र बोला जाता है। वाष्पोत्सर्जन के लिए रंध्र जिम्मेदार होते हैं। कौन जिम्मेदार होते हैं दोस्तों? रंध्र जो है वाष्पोत्सर्जन क्रिया के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। रंध्र से जो जल का है वो वाष्पोत्सर्जन होता है। और आपको पता है वाष्पोत्सर्जन कब ज़्यादा होता है? दिन के समय है, जब धूप होती है, तब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो है सबसे ज़्यादा होती है। रात के अंदर, नाइट में जो है ये क्रिया कम होती है। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक शरीर क्रियात्मक प्रक्रिया में पादप के अतिरिक्त जल बूंदों के रूप में निकलता है? कौन सी क्रिया है जिसके द्वारा जल जो है वो बूंदों के रूप में निकलता है? तो हो जाएगा बिंदु स्त्राव जो होता है। बिंदु स्त्राव एक ऐसी क्रिया है जिसमें जो जल है वो बूंदों के रूप में बाहर निकलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है? अवायवीय श्वसन किसे कहा जाता है? आपको पता है श्वसन दो प्रकार का होता है, एक होता है वायवीय श्वसन और एक होता है अवायवीय श्वसन। ओके, वायवीय श्वसन वो होता है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो, और अवायवीय श्वसन जो वो होता है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति यानी एब्सेंट में हो, और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, प्रेजेंट में होगा वायवीय श्वसन तो। लेकिन अवायवीय श्वसन जो है हमेशा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा यानी एब्सेंट में होगा। तो यहाँ पर बोला है अवायवीय श्वसन किसे बोला जाता है? जो ऑक्सीजन के बिना जो श्वसन होता है उसे अवायवीय श्वसन बोला जाता है। ओके दोस्तों, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पौधों के लिए प्राथमिक पोषक तत्वों के रूप में ज्ञात तत्व कौन से हैं? पौधों के लिए महत्वपूर्ण प्राथमिक तत्व कौन कौन से होते हैं? तो ये मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, उससे याद करना है। इसमें जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। तो इसका आप ट्रिक याद कर सकते हो, NPF या NPF नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस, आप इससे याद कर सकते हो। NPF से पौधों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व हैं, प्राथमिक तत्व नहीं माना जाता है पौधों के लिए। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम ये बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व हैं इसके लिए, पौधों के लिए। अगला जो है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? इन चारों में से कौन सा ऐसा तत्व है जो पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो सोडियम जो है वो पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं होता है। सोडियम की कोई पौधे को ज़रूरत नहीं होती है, यानी पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम की आवश्यकता होती है, बाकी सोडियम की कोई आवश्यकता नहीं होती पौधे को। ओके दोस्तों, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं वह है, पौधे जो हैं नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, प्राप्त करते हैं? तो वो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा नाइट्रेट। कौन सा हो जाएगा? नाइट्रेट जो है उस रूप में जो है पौधे इस नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। और आपको पता है वही पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं जो फलीदार पौधे होते हैं, जिनमें फली लगती है, वही पौधे जो है नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, उसका नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इसमें एक इनकी जड़ों में जो फलीदार पौधे होते हैं, इनकी जड़ों में एक जीवाणु पाया जाता है जिसका नाम होता है राइजोबियम। राइजोबियम क्या करता है? इस नाइट्रोजन को ग्रहण करता है और वो इसमें नाइट्रेट में बदलता है। ओके, फिर उसका प्रयोग करते हैं पौधे। सीधा नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं कर सकते पौधे, पेड़ पौधे जो है सीधा नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? ऐसी कौन सी फसल इन चारों में से जो मृदा को जो है वो नाइट्रोजन से भरपूर कर देगी? तो मैंने अभी आपको बताया कि जो फलीदार पौधे होते हैं वही नाइट्रोजन को ग्रहण कर सकते हैं। तो आपको पता है जो मटर होगा वही, मटर एक फलीदार पौधा है, इसमें आलू नहीं है, सोरगम नहीं है और सूरजमुखी है नहीं, तो मटर जो बिल्कुल ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से पौधे में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है? ऐसा कौन सा है जिसमें नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है, स्थिरीकरण की क्षमता होती है, आप इसको बोल सकते हो? तो जो
चने में भी वो फली होती है ना, वो चना और दलहन के जो पौधे होते हैं उनके अंदर जो है पौधे को नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने की क्षमता पाई जाती है। ये मैंने आपको पहले बता दिया। 2 सेकंड दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन है आपका ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग होता है। ऑक्सीनोमीटर एक यंत्र है जो कहाँ प्रयोग किया जाता है? जो वृद्धि मापने के लिए, पेड़ पौधों की वृद्धि मापने के लिए जो है, वृद्धि दर मापने के लिए ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आज दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? इन चारों में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो सीधा सीधा दिख रहा है, इंसुलिन जो है एक मानव के लिए उपयोगी हार्मोन है। इंसुलिन की कमी से जो होता है रोग कौन सा होता है? मधुमेह रोग होता है। ओके, तो इंसुलिन जो है एक मानव हार्मोन है, बल्कि पेड़ पौधों से संबंधित हार्मोन नहीं है, पादप संबंधी हार्मोन नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पौधों का हार्मोन नहीं है? ये भी ये सेम ही, पौधों का हार्मोन नहीं है। इनमें ऑप्शन जो है पौधों का हार्मोन कौन सा नहीं है? तो इसमें आपको पता है जो ये होता है ना कैल्शियम, ये पौधों का हार्मोन नहीं। बाकी साइटोकाइन, ऑक्सिन और जिबरेलिन ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन है पेड़ पौधों के लिए। ये पूछा गया आपके हिमाचल प्रदेश HPPCS में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, वीडियो हो गया आपके 16 मिनट का। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? अब बताना पादप हार्मोन है। आपको पता है इंसुलिन तो है नहीं पादप हार्मोन, और एस्ट्रोजन भी नहीं है, और थायरोक्सिन भी नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? साइटोकाइनिन जो है वो इन चारों में से पादप हार्मोन है। बाकी तीनों पादप हार्मोन नहीं है, बल्कि कौन से हैं? मानव निर्मित हार्मोन हैं। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस। आज दोस्तों लगभग मैंने आपको, देखो 52 से शुरुआत किए थे, 81 तक आए, तो लगभग मैंने आपको कितने क्वेश्चंस करवा दिए? देखो 52 मतलब 60, 70, 80, और ये मतलब लगभग 31 या 27, 28 क्वेश्चन, तो 30 क्वेश्चन मान के चलो। 30 क्वेश्चन जो है मैंने आपको करवा लिए, 29 क्वेश्चन मैंने आपको करवा लिए। तो आपको पता है ये क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट हैं, बायोलॉजी के हैं, और लूसेंट की बुक में दिए गए, मैंने अपने मन से नहीं बनाए, कोई ऐसे टिप्पा नहीं है। तो चलो दोस्तों ठीक है, अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको PDF चाहिए तो मुझे कमेंट में बता दें, मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा संपूर्ण जो है लूसेंट बुक की। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।